वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट डैश रवि सर। यानी कि आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो सीएम यानी कि सर्कुलर मोशन को एंड किया था, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक है हमारा एलएनएम। जो टॉपिक क्या है? एनएलएम। एनएलएम क्या होता है? आप इस कन्फ्यूजन में होंगे कि आखिर में एनएलएम टॉपिक कौन सा है। तो दोस्तों, जो एनएलएम है मैं उसको शॉर्ट में एनएलएम बोलता हूँ। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोले तो न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम यानी कि न्यूटन के गति के नियम। यानी कि जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति के नियम। आज हम कौन सा पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। यानी कि आखिर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या दिए थे? न्यूटन्स लॉ। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि गति के नियम किसने दिए थे? जो गति के नियम दिए थे वो दिए थे न्यूटन ने। किसने दिए थे? न्यूटन ने। यानी कि जो गति के नियम दिए थे वे न्यूटन ने दिए थे। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या। देखो, मैं एक चीज़ तो मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी कि काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स बोलें तो हम गतिकी आपको पढ़ा चुके हैं। क्या? गतिकी आपको पढ़ा चुके हैं। आखिर में गतिकी कहें, मान लो हम कहें कि काइनामेटिक्स। क्या? काइनामेटिक्स यानी कि काइनामेटिक्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। काइनामेटिक्स को हिंदी में कहते हैं गतिकी। क्या कहते हैं? गतिकी। यानी कि मोशन वाला चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। और जो मोशन पढ़ी थी उसमें हमने तीन चीज़ पढ़ी थी। यानी कि एक चीज़ पढ़ी थी स्पीड। क्या पढ़ी थी? स्पीड बोले तो चाल। और सेकंड पढ़ी थी वेलोसिटी। क्या पढ़ी थी? वेलोसिटी बोले तो वेग। और थर्ड नंबर पढ़ी थी हमने एक्सीलरेशन। क्या पढ़ा था? एक्सीलरेशन बोले तो त्वरण। यानी कि काइनामेटिक्स बोले तो गतिकी में आपको पढ़ा चुका हूँ। और गतिकी में मैंने आपको पढ़ाई थी तीन चीज़। क्या पढ़ाई थी? तीन चीज़। नंबर एक स्पीड पढ़ाई थी, स्पीड के टाइप्स पढ़ाए थे। नंबर दो वेग पढ़ाया था, यानी कि वेलोसिटी पढ़ाया था और वेलोसिटी के टाइप्स पढ़ाए थे। और नंबर चार एक्सीलरेशन पढ़ाया था और एक्सीलरेशन के टाइप पढ़ाए थे। यानी कि जो गतिकी पढ़ाई थी उसमें मैंने इन तीनों को पढ़ाया था और इन तीनों के बारे में बताया था कि क्या होते हैं ये। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, यानी कि एलएनएम पढ़ रहे हैं। तो हमने वहाँ पे इन तीनों को पढ़ा था कि ये होते क्या हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि ये उत्पन्न कैसे होते हैं। केवल हमने वहाँ पर इनके बारे में पढ़ा था, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि उत्पन्न कैसे होते हैं। उत्पन्न बोले तो इनका कॉज क्या होता है, यानी कि कॉज बोले तो रीजन क्या होता है, रीजन बोले तो इसका कारण क्या होता है। यानी कि इनका कारण क्या होता है, उत्पन्न कहाँ से होते हैं, इनका कॉज क्या है। कॉज बोले तो रीजन और रीजन बोले तो कारण। यानी कि इनका कारण क्या है, उत्पन्न कहाँ से होते हैं। तो याद रखना, इसका जो कारण होता है वो एक कारण होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स कहें तो फोर्स को हिंदी में कहते हैं हम बल। क्या कहते हैं? बल। यानी कि इन तीनों को हमने काइनामेटिक्स में पढ़ा था, लेकिन तीनों के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज एलएनएम में हम क्या पढ़ेंगे कि इसके ये उत्पन्न कहाँ से होते हैं, यानी कि इनका कोज क्या है। कोज बोले तो इनका रीजन क्या है, तो रीजन है फोर्स। ये बात क्लियर हो गई कि एलएनएम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे। एलएनएम में पढ़ेंगे हम किसके बारे में? फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। अब ये कोज है रीजन, यानी कि रीजन है फोर्स, तो क्यों है? तो देखो, इसलिए है, मान लो कि ये कोई वस्तु है और ये मान लो ये कोई गाड़ी है। ठीक है, ये गाड़ी है अभी रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में कहूँ तो ये विराम में है। किसमें है? विराम में है। अगर ऐसे ही मैं दूसरी गाड़ी ले लूँ, मान लो कि ये कोई गाड़ी है, ये किसमें है? मोशन में है। किसमें है? मोशन में है। मोशन में बोलूँ तो ये गति में है। किसमें है? गति में है।
अब देखो, एक गाड़ी रेस्ट में है, एक गाड़ी मोशन में है। अगर ये रेस्ट से मोशन में जाएगी, यानी कि रेस्ट से किस में जा रही है, मोशन में जा रही है, तो ध्यान रखना, अगर ये गाड़ी रेस्ट से मोशन में जाएगी, हम ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, अभी रेस्ट में है, अगर इस गाड़ी को हम मोशन में ले जाएंगे, अगर मोशन में ले जाएंगे तो क्या होगा, मोशन में ले जाएंगे तो एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। यानी कि ये वस्तु रखी है, रेस्ट में है, ऐसा तो नहीं है कि बिना फोर्स लगाए ये वस्तु रेस्ट से मोशन में आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। अगर ये वस्तु रेस्ट में है तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि बल लगाना पड़ेगा, तब ये वस्तु किस में आएगी, मोशन में आएगी। किस में आएगी, मोशन में आएगी। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वस्तु रेस्ट में थी, तो इस पे हमने कोई बल लगाया होगा, तब ये वस्तु किस में पहुंची है, मोशन में पहुंची है। किस में पहुंची है, मोशन में पहुंची है। यानी कि जब ये वस्तु पर बल लगाया तो ये वस्तु मोशन में पहुंच गई। जब ये मोशन में पहुंच गई, यानी कि रेस्ट से मोशन में पहुंच गई, तो क्या हुआ बेटा, तो इसमें हुआ कि पोजीशन चेंज हो गई, यानी कि पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन बोले, यानी पोजीशन बोले तो इसकी स्टेट चेंज हो गई, यानी कि स्थिति चेंज हो गई। क्या हो गई, स्थिति में बदलाव आ गया, स्थिति में बदलाव आ गया। यानी कि पहले वस्तु रेस्ट में थी, पहले वस्तु रेस्ट में यानी कि बोले विराम में थी, विराम से मोशन में आ गई, यानी कि गति में आ गई। ऐसा तो नहीं है, गति में जब आई है तो उसने कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा, तब रेस्ट से मोशन में आई है। तो हमने फोर्स लगाया था विराम वस्तु पर, यानी कि रेस्ट पर वस्तु पर हमने एक फोर्स लगाया, तो ये वस्तु किस में आ गई, मोशन में आ गई। जब ये वस्तु मोशन में आ गई तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन बोले तो स्थिति में बदलाव आ गया। और जो स्थिति में बदलाव आ गया वो किसके कारण आया, जो स्थिति में बदलाव आ गया उसका कोज क्या था, कोज बोले तो रीजन क्या था। अगर रीजन बोले तो इसका कारण क्या था, बदलाव आने का कारण था इसका फोर्स। क्या था, कारण था इसका फोर्स, क्योंकि हमने विराम वस्तु पर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने पर जो विराम में वस्तु थी, यानी कि जो रेस्ट में वस्तु थी, वो किस में आ गई, एकदम से मोशन में आ गई। तो कोज क्या था, फोर्स। क्या था, फोर्स। इतना क्लियर। हमने पहले ही बता दिया था कि इसका जो उत्पन्न होने का जो कारण है वो एक फोर्स है। मान लो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1, मैं एग्जाम्पल नंबर 2 से समझाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ। मान लो ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, अभी मोशन में है, अभी मोशन में है, बोले तो गति में है, बोले तो गति में है। अगर ये वस्तु रेस्ट में है, अगर ये वस्तु रेस्ट में है, बोले तो विराम में है। जब ये वस्तु मोशन में होगी, जब ये वस्तु मोशन में होगी तो हमें रेस्ट में करनी है, हमें रेस्ट में करनी है। मान लो ये वस्तु मोशन में है तो रेस्ट में करेंगे तो कोई ना कोई बल लगेगा, कोई ना कोई बल लगेगा। रेस्ट में करने के लिए कोई ना कोई बल लगेगा, यानी कि मोशन से किस में जा रही है, रेस्ट में जा रही है। अगर रेस्ट में करेंगे तो उस पर कोई ना कोई बल लगेगा, कोई ना कोई बल लगेगा। यानी कि बल लगाएंगे तो जो मोशन वाली वस्तु है वो रेस्ट में पहुंच जाएगी, यानी कि रेस्ट में पहुंच जाएगी। तो बोले तो इसकी क्या हो गई, मोशन से रेस्ट में पहुंच गई, बोले तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। क्या हो गई, पोजीशन में चेंज हो गई। पोजीशन चेंज बोले तो जो पोजीशन चेंज हुई है तो उसके किसके कारण हुई है, तो वो किसके कारण हुई है, फोर्स के कारण हुई है। यानी कि पोजीशन चेंज होने का कोज क्या है, कोज है फोर्स। क्या है, फोर्स। यानी कि मोशन से रेस्ट में जा रही है या रेस्ट से मोशन में जा रही है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स लगाएंगे तब उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि स्थिति में बदलाव आ जाएगा। और जो स्थिति में बदलाव आ जाएगा वो किसके कारण आएगा, फोर्स के कारण आएंगे। किसके कारण, फोर्स के कारण। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ेंगे हम फोर्स। क्या पढ़ेंगे, फोर्स के आखिर में फोर्स होता क्या है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं फोर्स की तरफ। क्या, फोर्स की तरफ। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे फोर्स। क्या पढ़ेंगे, फोर्स। फोर्स बोले तो बल, फोर्स बोले तो बल। बल होता क्या है, मेन चीज, पहला क्वेश्चन कि बल होता क्या है, बल होता क्या है। तो देखो, जो बल होता है, जनरली छोटी सी डेफिनेशन है। लोग बताते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। बोले तो F बराबर F = ma होता है।
F इक्वल टू ma होता है। यानी कि जो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, F बराबर ma होता है। क्लियर क्लियर। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो F बराबर ma है, F बराबर ma है, वो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। यानी कि कुछ लोग हैं जो F बराबर ma को न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताते हैं। क्या बताते हैं? एलएनएम सेकंड रूल बताते हैं। बच्चा, जो भी टीचर या जो भी स्टूडेंट या जो भी व्यक्ति अगर F बराबर ma को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मानता है तो वो गलत मानता है। क्या मानता है? गलत मानता है, क्योंकि F बराबर ma न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसलिए नहीं है क्योंकि F बराबर ma था, वो न्यूटन्स का क्या था? एक कथन था। क्या था? एक कथन था। यानी कि जो F बराबर ma है वो न्यूटन्स का क्या था? एक कथन था, ना कि F बराबर ma एक सेकंड लॉ था। तो आज से ये अवधारणा गलत है कि जो F बराबर ma है वो न्यूटन्स का सेकंड लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक क्या है? एक कथन है। किसका? न्यूटन का। कथन क्यों है वो मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताऊंगा कि कथन क्यों है, कैसे है, सिद्ध करके बताऊंगा कि ऐसे है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फोर्स को। फोर्स क्या होता है? फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो देखो, अगर ये द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है तो सबसे पहले मैं इसकी यूनिट को डिफाइन करता हूँ। द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम और त्वरण की होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना क्लियर। मैं यहीं से इससे सीजीएस यूनिट की बात करता हूँ। सीजीएस यूनिट यानी कि सीजीएस यूनिट क्या होता है? ग्राम का हो जाए किलोग्राम का हो जाएगा ग्राम, और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड का हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इसकी जो प्रचलित यूनिट होती है, यानी कि प्रचलित मात्रक बताएं। प्रचलित मात्रक बोलें तो फेमस यूनिट। यानी कि फेमस यूनिट क्या होती है? अगर फेमस यूनिट की बात करता हूं तो इसकी फेमस यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। अच्छा, न्यूटन का जो पूरा नाम होता है, वो सर आइजैक न्यूटन होता है। सर आइजैक न्यूटन होता है। जो सर आइजैक न्यूटन थे एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। जो वैज्ञानिक किसके थे? ये फादर ऑफ फिजिक्स कहलाते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स कहलाते हैं। बोले तो ये फिजिक्स के जन्मदाता हैं। न्यूटन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सेब के गिरने से सारी फिजिक्स लिख दी थी, और जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो जो प्रचलित मात्रक होता है बल का, वो क्या होता है? न्यूटन होता है। अगर मैं इसके एक और सीजीएस मात्रक की बात करूं तो इसका जो सीजीएस एक और मात्रक होता है वो होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। अगर मैं यहीं से डाइन के और न्यूटन के बारे में रिलेशन निकालूं कि आखिर में डाइन और न्यूटन में जो रिलेशन होता है वो होता क्या है? डाइन और जो न्यूटन में रिलेशन होता है वो होता क्या है? तो याद रखना कि 1 न्यूटन बराबर होते हैं 10 की पावर 5 डाइन। कितने होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन। और अगर पूछ ले 1 डाइन बराबर कितना होता है? 1 डाइन बराबर होता है 10 की पावर -5 न्यूटन। 10 की पावर -5 न्यूटन। क्लियर हो गया होगा? यानी कि बल की कितनी यूनिट पढ़ ली? बल की यूनिट पहले फॉर्मूले से निकाल ली, फॉर्मूले वाले सीजीएस यूनिट निकाल ली, फेमस यूनिट निकाल ली, और फेमस सीजीएस यूनिट निकाल ली, और सीजीएस यूनिट यानी कि डाइन और न्यूटन में रिलेशन देख लिया। अब बात करते हैं इसकी जो डायमेंशन फार्मूला होता है, यानी कि डीएफ बोले तो डायमेंशन फार्मूला, और डायमेंशन फार्मूला बोले तो विमीय सूत्र क्या होता है? तो विमीय सूत्र हम फार्मूले से निकालते हैं। ये किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। किलोग्राम होता है, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान बोले तो मास, और मास बोले तो एम। ये मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। लंबाई बोले तो लेंथ, और लेंथ फॉर एल।
लेंथ फॉर एल। नीचे क्या है सेकंड, सेकंड बोले तो टाइम का मात्रक स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब नीचे से पावर ऊपर आती है तो माइनस की प्लस की होती है, तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। तो इसका जो डीएफ निकला यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला निकला, वो निकला m1 l1 t की पावर माइनस के 2, m1 l1 t की पावर माइनस के 2, यानी कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये निकला। अगर यहीं पे हम बात करें कि ये राशि कैसी है, तो याद रखना बेटा राशि है सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। यानी कि फोर्स कैसी राशि है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि ये होता है फोर्स, ये होती है फोर्स की डेफिनेशन, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला, ये इसकी यूनिट होती है, ये सीजीएस यूनिट होती है, और ये इसकी प्रचलित यूनिट होती है, और प्रचलित सीजीएस यूनिट होती है। और प्रचलित सीजीएस यूनिट और प्रचलित यानी कि मात्रक में जो संबंध होता है वो ये होता है। इन दोनों क्वेश्चनों को याद रखिएगा, इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन PYQ हैं, PYQ हैं दोनों क्वेश्चन। तो यानी कि फोर्स क्लियर हो गया होगा। फोर्स होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला बोले तो डीएफ क्या होता है, और राशि कैसी होती है। अब बात करते हैं कि फोर्स कितने टाइप का होता है, यानी कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल के प्रकार की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बल कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ बल कितने होते हैं। तो देखो मैं यहीं पे टाइप्स ऑफ बल बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ बल होते कितने हैं। तो देखो जनरली हम जो टाइप्स ऑफ बल पढ़ेंगे यानी कि बल के प्रकार पढ़ेंगे, बोले तो टाइप्स ऑफ बल यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े तो टाइप्स ऑफ फोर्स होते कितने प्रकार के हैं। तो देखो जो टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो स्पर्शीय बल क्या पढ़ेंगे, स्पर्शीय बल। अगर स्पर्शीय बल दूसरा पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोले तो अस्पर्शीय बल, अस्पर्शीय बल यानी कौन सा, अस्पर्शीय बल। और जो तीसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कमजोर बल। क्या पढ़ेंगे, कमजोर बल बोले तो वीक फोर्स, बोले तो वीक फोर्स। और जो चौथा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दुर्बल यानी कि प्रबल बल। क्या पढ़ेंगे, प्रबल बल। कौन सा पढ़ेंगे, प्रबल बल। होता क्या है, प्रबल बल। यानी कि जो बल के टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जो बल टाइप्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा पढ़ेंगे, स्पर्शीय बल बोले तो कॉन्टैक्ट फोर्स। और नंबर 2 पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोले तो अस्पर्शीय बल। और नंबर 3 पढ़ेंगे कमजोर बल। और नंबर 4 पढ़ेंगे प्रबल बल बोले तो। यानी कि सबसे हाईएस्ट बल जो होता है यानी कि हाईएस्ट जो फोर्स होता है वो होता कौन सा है। तो देखो नंबर 1 पढ़ेंगे यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो वो होता क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो वो कौन सा होता है। तो देखो कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जो 2 वस्तुओं के संपर्क में आने पर लगता है। कौन सा होता है, जो 2 वस्तुओं के संपर्क में आने पर लगता है, संपर्क में आने पर लगता है। यानी कि जब 2 वस्तु होंगी तो 2 वस्तुओं के संपर्क में आने पर जो बल लगता है उस बल को कहते हैं हम संपर्क बल, यानी कि संपर्क बल। फॉर एग्जाम्पल बोलें, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि घर्षण बल होता है। यानी कि घर्षण बल, घर्षण बल जो होता है वो हमेशा 2 वस्तुओं के कांटेक्ट में आके लगता है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे मोशन कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे मोशन करूँगा तो मेरे पीछे की ओर एक घर्षण बल लगेगा। यानी कि मेरे और एक ये जो घर्षण बल लगता है वो हमेशा 2 वस्तुओं के कांटेक्ट में आके लगता है। अगर मैं यहाँ पे मोशन करूँगा तो पीछे की ओर एक बल लगेगा जिस बल को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलें तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है घर्षण बल। क्या होता है, घर्षण बल, जो 2 वस्तुओं के कांटेक्ट में आने पर लगता है। अगर हम बात करें अगले एग्जांपल की तो अगला एग्जांपल होता है स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल जो होता है वो होता है एक कांटेक्ट फोर्स। क्या होता है, एक कांटेक्ट फोर्स बोले तो स्पर्श रेखीय बल, स्पर्शीय बल। अगर हम अगले बात की बात करें तो जो अगला एग्जांपल होता है वो होता है यानी कि प्रत्यानयन बल। क्या, सॉरी, प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल बोले तो यानी कि एक्शन उसी दिशा में रिएक्शन, यानी कि एक्शन उसी दिशा में रिएक्शन बोले तो मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए ये लड़का खड़ा है,
फॉर एग्जाम्पल के लिए ये लड़का खड़ा है, एक ये लड़का खड़ा है, यानी कि दो लड़के आपस में खड़े हैं। अगर इसने इसके ऊपर अटैक किया तो उसने भी फॉर उसी दिशा में इसके ऊपर अटैक कर दिया, बोले तो एक्शन किया इसने, रिएक्शन उसने किया। यही होता है जो प्रतिक्रिया बल होता है कि एक्शन के समान उसी दिशा में अगर रिएक्शन देखने को मिल जाए वो होता है प्रतिक्रिया बल। क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया बल। यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर लगता है उस बल को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल घर्षण बल, बोले तो फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग बल, और क्या प्रतिक्रिया बल। क्या? प्रतिक्रिया बल। अब बात करते हैं कि अस्पर्शीय बल क्या होता है। अस्पर्शीय बल बोले तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। तो बच्चा जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो कभी दो वस्तु होती है उनके संपर्क में आने पर नहीं लगता है। दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर नहीं लगता है। यानी कि जो अस्पर्शीय बल बोले तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो एक होता है वैद्युत बल, यानी कि वैद्युत बल बोले तो इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, बोले तो ये संपर्क में आने पर नहीं लगता है। जैसे क्यों नहीं लगता है कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इनको जब अट्रैक्ट किया जाता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि दूर भागते हैं। अगर पॉजिटिव को करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित कर लेंगे, यानी कि पॉजिटिव क्या करेंगे और नेगेटिव क्या करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे। तो ये क्या होता है? जो वैद्युत बल होता है वो एक अस्पर्शीय बल बोले तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अगर हम अगले बल की बात करें तो अगला बल है वीक फोर्स। क्या है? वीक फोर्स। याद रखना सन 2017 में एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था कि जो वीक फोर्स होता है वो होता कौन सा है। तो याद रखना हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, यानी कि बात करें हम गुरुत्वाकर्षण बल की तो वो होता है, वो कौन सा बल होता है? एक कमजोर बल होता है। कमजोर बल बोले तो एक वीक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? वीक फोर्स होता है। अगर मैं वहीं पर बात करूं कि सबसे प्रबल बल कौन सा होता है तो प्रबल बल, ये भी क्वेश्चन PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सबसे जो प्रबल बल होता है वो बल होता है तुम्हारा नाभिकीय बल। क्या होता है? नाभिकीय बल बोले तो जो नाभिकीय बल होता है वो होता क्या है? वो होता है एक प्रबल बल। अगर प्रबल बल नाभिकीय बल होता है तो नाभिकीय बल लगता कहाँ पे? मेन क्वेश्चन ये बनता है कि जो नाभिकीय बल प्रबल बल तो होता है लेकिन लगता कहाँ पे? तो याद रखना एक परमाणु होता है और परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। और परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिस नाभिक की कोटि कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर, या बोल सकते हैं 1 फर्मी। क्या बोल सकते हैं? 1 फर्मी। यानी कि परमाणु होता है, परमाणु के अंदर भी एक नाभिक होता है और जिसकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है, या बोल सकते हैं 1 फर्मी होती है। अगर तुम्हें परमाणु की त्रिज्या पूछ ले, परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर, जिसे बोल सकते हैं हम 1 एंगस्ट्रॉम। क्या बोल सकते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान रखना जो नाभिकीय बल होता है वो हमेशा नाभिक के अंदर लगता है। किसके अंदर? नाभिक के अंदर लगता है। एक बात नोटिस रखना, जो नाभिक के अंदर होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव साइन होता है और नाभिक कभी नेगेटिव आवेश को अपने अंदर फॉलो नहीं करता है। तो नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जो नाभिकीय बल लगता है वो हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, या न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, या प्रोटॉन के बीच लगेगा। क्लियर हुआ? यानी कि नाभिकीय बल होता क्या है? नाभिकीय बल एक प्रबल बल होता है। कहाँ लगता है? नाभिक के अंदर लगता है। नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बीच यह बल लगेगा। क्लियर हुआ? तो यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्लियर हुए। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चारों टाइप्स क्लियर हुए। कौन कौन से होते हैं अब हम पढ़ेंगे। अब पहुंचेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता क्या है?
ध्यान रखना, बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है। हम एलएनएम तो अभी स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट लॉ से, लेकिन इतना कौन पढ़ता, इतना पढ़ने के लिए भी तो हमें ज़रूरी था। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो हमें डायरेक्ट मिल गए कि प्रबल बल होता कौन सा है, कमजोर बल होता कौन सा है, और इतनी बेसिक जानकारी प्राप्त हुई। फोर्स को पढ़ा, जो एलएनएम में होता है, बोले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो किसका होता है, फोर्स का होता है। तो ध्यान रहे, अब पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहला नियम होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बात करें हिंदी की तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। अब देखते हैं कि जो न्यूटन का प्रथम नियम था, यानी कि न्यूटन ने जो प्रथम नियम दिया था वो होता क्या है। न्यूटन प्रथम नियम होता क्या है, याद रखना। रटने वाले तो बस इतना कह देते हैं कि यदि वस्तु कोई विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, गतिमान में है तो गतिमान में ही रहेगी, उसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। लेकिन मैं इस तरह से आपको नहीं पढ़ाऊंगा। देखो, जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम होता है उसमें क्या होता है, जो न्यूटन का प्रथम नियम कहता है वो कहता है कि एफ नेट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि एफ नेट बोले तो कुल बल 0 होना चाहिए। कुल बराबर कितना होना चाहिए, 0। एफ नेट क्या होना चाहिए, 0। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बल 0 होगा तो क्या त्वरण 0 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अगर ये 0 है तो त्वरण भी 0 होगा, यानी कि त्वरण भी 0 होगा। जब एफ नेट 0 है तो ए नेट भी 0 होगा, बोले तो ए नेट भी 0 होगा, यानी कि एक्सीलरेशन भी 0 होगा। जब एक्सीलरेशन 0 होगा तो कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी है, यानी कि जो बॉडी है उसकी स्टेट में चेंज नहीं होगा, उसकी स्टेट में चेंज नहीं होगा। यानी कि ए नेट होने का मतलब क्या है कि उसकी बॉडी में स्टेट में चेंज नहीं होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि एफ नेट बराबर 0 होना चाहिए। एफ नेट का मतलब होता है कि कुल बल 0 होना चाहिए। एफ नेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू 0। यानी कि जितने भी सारे बल हैं उसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऐसा कहता है कि एफ नेट बराबर 0 होना चाहिए। एफ नेट को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, बोले तो एफ एक्स अक्ष में लगाया गया बल वो भी 0 हो, और एफ वाई अक्ष में लगाया गया बल वो भी 0 हो, और एफ जेड अक्ष में लगाया गया बल वो भी 0 हो। यानी कि एफ नेट का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो कुल बल होता है, यानी कि एफ नेट होता है, वो कितना होता है, 0 होता है। एफ नेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू 0। यानी कि टोटल जितने सारे फोर्स हैं वो कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसके ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष में लगाया गया बल 0 है, वाई अक्ष में लगाया गया बल वो भी 0 है, और जेड अक्ष में लगाया गया बल वो भी 0 है। इतनी बात क्लियर। जब बल 0 होगा तो त्वरण भी 0 होगा। यानी कि एफ नेट 0 है तो ए नेट भी 0 होगा, क्योंकि अगर ए नेट 0 होगा तो बॉडी की स्टेट में चेंज नहीं होगा। याद रखना दोस्तों, अगर ए नेट 0 है तो वस्तु की बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि उसकी स्टेट में चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो, अगर ये कोई वस्तु है, अगर ये कोई वस्तु है, ये रेस्ट में रखी है, रेस्ट बोले तो विराम में रखी है,
रेस्ट बोले तो विराम में रखी है। जब ये विराम में रखी है और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि इसका एफ नेट 0 होना चाहिए। जब इसका एफ नेट 0 है तो इसका ए नेट भी 0 होगा। जब इसका तुरंत 0 होगा तो बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये रेस्ट में है तो आगे भी वस्तु जो होगी वो रेस्ट में ही होगी, यानी कि किस में होगी, विराम में होगी। क्यों होगी? क्योंकि बॉडी की स्टेट में चेंज नहीं आएगा। अगर ये वस्तु मोशन बोले तो गति में है तो वस्तु आगे भी गति में ही रहेगी। गति बोले तो मोशन में ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है वो हमेशा ये कहता है कि इसमें एफ नेट यानी कि कुल बल 0 होता है। जब कुल बल ही 0 होगा तो कुल त्वरण भी 0 होगा, और कुल त्वरण 0 होने का मतलब ये है कि बॉडी की स्टेट में चेंज नहीं होगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी। यही होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। लेकिन ऐसा होता किसके कारण है? एफ नेट के कारण होता है, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एफ नेट 0 होता है। एफ नेट 0 होगा तो ए नेट 0 होगा। जब ए नेट 0 होगा तो बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। इस वजह से ऐसा होता है। तो देखो, अगर जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से बनने वाले जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या देता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। बोले तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। यानी कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या देता है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। बोले तो बल की परिभाषा देता है। सन 2017 में एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ये PYQ है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या देता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देता है, क्या देता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। किसकी डेफिनेशन? बल की डेफिनेशन। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो न्यूटन का प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी कि जड़त्व का नियम कहते हैं। बोले तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है उसको क्या कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्लियर कर लिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ होता क्या है? इसमें एफ नेट कितना होता है? अगर एफ नेट 0 होता है तो ए नेट 0 होता है। अगर ए नेट 0 होगा तो बॉडी की स्टेट में चेंज नहीं होगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देता क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। और अगला क्वेश्चन था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। बोले तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगर जड़त्व आया तो जड़त्व होता क्या है? कितने टाइप्स का होता है? जड़त्व का क्या यूनिट होती है और क्या मात्रक होता है? ये हम पढ़ेंगे। यानी कि अगला टॉपिक क्या होगा? जड़त्व। क्या होगा? जड़त्व बोले तो इनर्शिया। यानी कि जड़त्व होता क्या है? जड़त्व यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया होता क्या है? हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को पढ़ा। अब उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। आखिर में लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था और लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है? तो याद रखना, जो लॉ ऑफ इनर्शिया था
लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया बोले तो जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम होता क्या है और जड़त्व का नियम दिया किसने था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखना जो जड़त्व का नियम था वैज्ञानिक गैलीलियो ने दिया था, वैज्ञानिक गैलीलियो ने दिया था। हिंदी में बात करें तो गैलीलियो यानी कि जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट गैलीलियो थे उन्होंने नियम ऑफ दिया था किसका, जड़त्व का, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था किसने, गैलीलियो ने। बात करते हैं कि जड़त्व होता क्या है, यानी कि जड़त्व होता क्या है। तो जड़त्व वह चीज होती है, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए जो इनर्शिया है वो एक वस्तु का गुण है। क्या है, एक वस्तु का गुण है, यानी कि ये कोई एक राशि नहीं है, ये कोई पिंड नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है, ये क्या है, एक वस्तु का गुण है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि एक वस्तु का गुण होता है। बोले तो वस्तु का गुण होता है, वस्तु का गुण, वस्तु का गुण होता है, यानी कि इसे हम देख नहीं सकते हैं। बोले तो इसे हम देख नहीं सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि लॉ ऑफ यानी कि जो इनर्शिया होता है वो एक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि एक वस्तु का गुण होता है। इसे हम देख नहीं सकते हैं, इसे हम फील कर सकते हैं, इसे हम फील कर सकते हैं। फील यानी कि महसूस कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं। बोले तो लॉ ऑफ यानी कि जो इनर्शिया होता है वो एक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वस्तु का गुण होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। साधारण सी सिंपल सी किताबी भाषा में कहें कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ये एक वास्तव में कोई राशि नहीं है, एक वस्तु का गुण है जिसे हम देख नहीं सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे एक फूल होता है, फूल की सुगंध को यानी कि फूल की जो सुगंध होती है उसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसे फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसे एक फील कर सकते हैं। तो यही होता है इनर्शिया, यही होता है इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया एक वस्तु का गुण होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, एक फील कर सकते हैं। कि इनर्शिया फील कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फूल होता है, फूल की सुगंध को हम देख नहीं सकते लेकिन उस सुगंध को हम फील कर सकते हैं। तो यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जो इसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं, इनर्शिया यानी कि जड़त्व। बात आती है कि जो इनर्शिया होता है वो डिपेंड किस पे करता है, यानी कि निर्भर किस पे करता है। तो लिख लेना इनर्शिया, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन मास, यानी कि जड़त्व, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बोले तो यानी कि जड़त्व, जड़त्व डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान के। क्या होता है, जड़त्व होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान के, यानी कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व ज्यादा होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उस वस्तु का जड़त्व कम होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यानी कि जड़त्व है, इनर्शिया है, वो डिपेंड करता है मास पर। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा उस वस्तु का इनर्शिया ज्यादा, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम उस वस्तु का इनर्शिया कम। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है I1 है, इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया है I2 है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 5 kg है और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 6 kg है। अब मैं पूछ रहा हूं कि दोनों में से इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, बोला तो जड़त्व किसका ज्यादा होगा। तो देखो यानी कि इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है, यानी कि जो I2 है वो ग्रेटर देन होगा I1 के, यानी कि जो I2 का इनर्शिया होगा वो बड़ा होगा और I1 का कम होगा। क्यों होगा कि इस जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया कम होता है। पहली कंडीशन हमारे क्लियर हो गई कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। दूसरी कंडीशन होती है कि जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया बोले तो जड़त्व होता है, वो डज नॉट
डिपेंड्स इन शेप एंड साइज, यानी कि जो जड़त्व होता है, जड़त्व बोले तो इनर्शिया, जड़त्व कभी भी आकृति पर निर्भर नहीं करता है, आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जो जड़त्व होता है वो आकार आकृति पर कभी निर्भर नहीं करता है। कैसे नहीं करता है तो देखिए, मान लो एक ये फुटबॉल है, जिसका मास है स्मॉल एम, अगर हम फुटबॉल की जगह एक बड़ी गेंद लेते हैं जो फुटबॉल से काफ़ी बड़ी है, जिसका मास भी है स्मॉल एम, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन दोनों में से इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, इन दोनों में से इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा। तो बात हम करते हैं कि दोनों में से इनर्शिया, ये छोटी गेंद है और ये एक बड़ी गेंद है, तो हम बात करें कि इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा किसका होगा। तो याद रखना, जो इनर्शिया होता है यानी कि जो जड़त्व होता है वो कभी शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि आकार आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। तो इन दोनों का जो मास इक्वल है तो इनर्शिया भी इक्वल होगा, यानी कि इनर्शिया बराबर होगा, इनमें से ना किसी का ज़्यादा होगा और ना किसी का कम होगा। क्यों नहीं होगा, इन दोनों वस्तुओं का जो मास है वो समान है। मास द्रव्यमान यानी कि जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना कि आकार और आकृति पर। तो इतना क्लियर हो गया होगा। एक और बात है कि जो इनर्शिया है वो यूनिट लेस राशि है, यूनिट लेस बोले तो मात्रकहीन राशि है, और मात्रकहीन है तो डायमेंशनहीन भी होगी, डायमेंशन लेस होगी, यानी कि जो इनर्शिया है वो यूनिट लेस राशि है, डायमेंशन लेस राशि है। किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। इनर्शिया होता क्या है, जड़त्व का नियम किसने दिया था। तो आगे जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया, और वो पढ़ेंगे हम कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।